प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं आदित्य, जिनका अपना एक यूट्यूब चैनल है मैडमैन रिएक्ट्स। तो जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी यंग हैं और आदित्य पॉलिटिकल कंसल्टेंसी करते रहे हैं और इस समय अपना काम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम आदित्य, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? नमस्ते संदीप जी, आपको और भारत के सभी दर्शकों को। और आई एम गुड, हाउ अबाउट यू सर? बस बढ़िया सर। तो आदित्य और दर्शकों, आज हमारा जो विषय है वो यंगस्टर्स में एक हमारे बहुत यंग यूथ लीडर हैं श्री राहुल गांधी, जिनको हमारे यहाँ सतीश चंद्र मिश्रा सर उनको अधेड़ बोलते हैं। पर अब खैर इंडिया टुडे ने और बाकी लोगों ने, मीडिया ने उनको यूथ मतलब के तरीके से घोषित कर रखा है, तो हम भी यही करेंगे और इसीलिए दो यंग लोग जो है एक यूथ लीडर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। लेकिन उनको कुछ बूढ़े लीडर्स हैं वो जो है लात मार के बाहर करना चाह रहे हैं इंडिया अलायंस से, बिकॉज राहुल गांधी हैज नॉट बीन एबल टू डिलीवर जो उनको मैंडेट दिया गया था या उनके पीछे जो इन्वेस्टमेंट की गई है भारत जोड़ो यात्रा या जो उनकी इमेज बनाई जा रही है, जो भी है जैसा भी है, पर ही इज नॉट बीन एबल टू डिलीवर। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी की वजह से मोदी जीतते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू वोट फॉर मोदी। लेकिन वो राहुल गांधी का जब चेहरा देखते हैं तो अपने आप कमल पे बटन दब जाता है उनसे। सो राहुल गांधी शायद कांग्रेस के लिए नेगेटिव भी हो रहे हैं काफी ज्यादा। तो आदित्य, आप कैसे देखते हो कि राहुल गांधी का और इंडिया अलायंस का क्या रिश्ता है और ये कितना लंबा चलेगा, सीन क्या है? बिल्कुल। तो मैं पहले दर्शकों को थोड़ा सा इंडिया अलायंस का एक ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो इंडिया अलायंस बेसिकली एक कवर अप नेम था जो यूपीए था उसके लिए। तो यूपीए काल में जितना भ्रष्टाचार हुआ था देश के साथ और जो भी लूट खसोट हुई थी, सबको पता था अगर इस नाम से उतरे भाजपा के सामने, एनडीए के सामने, तो फिर तो अपना जो हार है वो तय हो जाएगी। तो इन लोगों ने, नीतीश कुमार जी जो है, पहले उन्होंने, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने इंडिया अलायंस को फॉर्मेशन के लिए मेहनत की, लोगों से, लीडर्स से मिले, साउथ में आके आपके स्टालिन जो फैमिली है उनसे, आपका वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी से, सबको एक उसमें लेके आए टेबल पे। और फिर उसके बाद इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन होता है। मगर जैसे गांधी फैमिली की आदत है कि उन्हें तो हाईजैक करने की आदत है हर चीज को, कांग्रेस पार्टी को भी हाईजैक करके वो लोग बैठे हैं ना जाने कब से। तो उन लोगों ने इंडिया अलायंस को भी हाईजैक कर दिया और नीतीश जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उससे आगे की कहानी हम सब जानते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर अगर आप देखें कि कांग्रेस जो है, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मैं उस इतिहास में नहीं जाऊंगा कैसे अंग्रेजों ने इसे एज अ रिलीफ वॉल बनाया था, एयू होम वगैरह ने, मगर फिर भी पुरानी पार्टी है और उसका जो टैग है वो तो कोई उसे छीन नहीं सकता। तो जो बाकी रीजनल पार्टीज थी उन लोगों ने भी उस समय गिव इन कर दिया कि ठीक है, कांग्रेस जो है उन्हें लीड करने तो इंडिया अलायंस, और राहुल गांधी, क्योंकि कांग्रेस के तो राहुल गांधी ही सर्वे सर्वा हैं, जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे, वो युवा नेता भी और सर्वे सर्वा भी। तो उन्होंने उसको नेचुरली, ऑर्गेनिकली टेक ओवर कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें तो बैकग्राउंड की स्टोरी ये थी कि जो भारत जोड़ो यात्रा वगैरह हुई थी, कर्नाटका का चुनाव हुआ था उसके बाद। हालांकि भाजपा अपनी ही गलतियों से कर्नाटका हारी थी, जो उनका स्लैकनेस थी और घमंड था कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी उसका श्रेय राहुल गांधी को दे दिया गया कि क्योंकि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो इनका कमबैक हो गया। और जो भी, जैसा आप लेफ्ट लेवल, जो लेफ्ट को सिस्टम हमारे यहाँ का आप जानते ही हैं, कांग्रेस के पेरोल पे रहते हैं वो लोग, तो उन लोगों ने भी इस चीज को बहुत हाईलाइट किया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का रिजल्ट आया कि उन्होंने कर्नाटका जीत के दे दिया। फिर आपने देखा कि आसपास में तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था, जितना मुझे ध्यान है। वहां पे भले ही रेवंत रेड्डी ने अपने परफॉर्मेंस से चुनाव सरकार बनाई, बट उसका श्रेय भी दे दिया गया हमारे जो प्रिंस हैं। तो वहां से भूमिका और उनकी सेट थी, और जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया अलायंस जब बना तो फिर उनको बैठा दिया गया कि ठीक है, अपना देखो। फिर लोकसभा का चुनाव हम सब जानते हैं कि भाजपा ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। अब की बार 400 पार, लेकिन क्यों 400 पार उसको कंप्लीट नहीं किया। बहुत विशेष जो विश्लेषण करते हैं, जो भी स्मार्ट लोग थे जो नेशनलिज्म के बारे में सोचते हैं, उन्होंने भाजपा वालों को कई बार समझाया भी कि भाई ये नारा ओपन, लेकिन भाजपा भी अपने कहीं ना कहीं अहंकार में थे कि हम तो भाई जीतेंगे, चाहे जो भी कैंडिडेट उतरे, जैसा भी वो लहर है। और रिजल्ट क्या आया हम सब जानते हैं। 4 जून को जो सुबह हट के हम लोग 240 सीट पे, वो शाम तक वैसे ही रह गया। और मोदी जी जितना दुखद चेहरा लेके बैठे थे शाम में, वो दुखद चेहरा देख के हम लोग भी दुखी थे। बट वीक मैनिफेस्टो हो या कई चीजें हैं, मैं विषयांतर नहीं करना चाहता, बट आप जानते हैं एक राष्ट्रवादी सनातनी जानता है कि क्या क्या वजह थी। तो वहां से और क्रेडिबिलिटी मिलती है राहुल गांधी को कि राहुल गांधी का कमबैक अब तो फाइनल हो ही गया। और मीडिया पूरी लग जाती है इस चीज को पोर्ट्रे करने में कि अब तो हैंड ओवर की तैयारी करनी चाहिए भाजपा को कि राहुल गांधी 2029 में आएंगे।
न जाने कितने डिबेट्स हो गए कि राहुल गांधी के कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स अगर देखें तो क्या क्या खूबियां हैं उनके अंदर, और चारों तरफ उनको डिक्लेयर कर दिया गया था कि यही लीडर है। अच्छा, एक चीज और थी कि उन्होंने भी चौंका दिया, जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट था, सबको लगा था कि ये सिंसियर पोस्ट है, तो राहुल गांधी जो कि साल में 20 बार विदेश घूम के आते हैं और उनके जो अपने शौक हैं, तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो ये पोजीशन लेंगे, बट उन्होंने भी ले ली। तो थोड़ा सा गंभीरता लगी लोगों को, और नैरेटिव बढ़ाया गया कि भाई राहुल गांधी से अच्छा लीडर अब आने नहीं वाला, यही है जो है। और जो एक मैं, क्योंकि मैं यूथ से आता हूँ, तो मैं अपने जो एज ग्रुप वाले लोग हैं उनके बारे में बताऊँ कि पॉलिटिकल सेंस जो है, समझ जो है, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो क्या होता है कि उनको लगता है कि जो मोहब्बत की दुकान बोल रहा है, यानी शायद वो वाकई में बहुत पीसफुल आदमी है और बहुत ही सबको साथ लेके चलने वाला है, तबकि वो मोहब्बत की दुकान एक्चुअली किस चीज की दुकान है वो हम सबको पता है। मैं उस पर भी जाऊंगा तो दोबारा विषयांतर होगा, मगर पॉइंट यही है कि वहां से राहुल गांधी को एकदम फिक्स कर दिया गया था कि ये बनेंगे, ये अगले अपना जो मतलब अपोजिशन में है मोदी जी के, यही है। अच्छा, मोदी जी टांग के खींच के लाए थे राहुल गांधी को खुद यहाँ तक। भाजपा की स्ट्रेटेजी थी कि मोदी जी के स्टेचर के सामने राहुल गांधी जैसा अगर कोई आदमी रहेगा तो हमेशा लोग मतलब आंख बंद करके मोदी जी को वोट डालेंगे, जैसा कि संदीप जी ने बताया अभी। तो अब वहां से मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड आ गया कि जब आपके जम्मू कश्मीर हरियाणा के इलेक्शन हुए, तो वहां पे जम्मू रीजन की जो जिम्मेदारी थी वो राहुल गांधी के अंदर में थी एक तरीके से, कि वहां पे आप कुछ कीजिए। वहां पे टोटल फेलियर था इन लोग का, कांग्रेस का। हरियाणा में भी इतना घमंड था कि हम पक्का जीतेंगे, वहां पे भी आपने देखा लास्ट मोमेंट बाजी पलटी, हम सबके लिए बहुत अच्छा हुआ। सिमिलरली महाराष्ट्र का था, जो लोकसभा का परफॉर्मेंस हुआ था वो बाढ़ का पानी था, जैसे यूपी में भी था। और उतरेगा एक सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा भी था ये लाइन, तो यही लाइन मैं यूज करूंगा कि वो उतर प्रदीप भी सिंह गया। जी ने। जी जी। तो अब वो जो अपना है, अगर आप देखें तो अब क्या हुआ कि राहुल गांधी एक्सपोज हो गए कि भाई अभी तक जो भी था बबल ही था कि राहुल गांधी कुछ कर रहे हैं, रियलिटी तो कुछ ऐसी थी नहीं। इनका कोई कंट्रोल अपने कैडर पे भी नहीं है ज्यादा, ऊपर भले ही कंट्रोल है इनका कि पूरी ट्रेजरी पे इनका कंट्रोल रहता है गांधी फैमिली का। 70-75 साल का देश का जो पैसा है कहाँ कहाँ घुमा के, और हमारे और आपके जैसा टीडीएफडी लोग करते नहीं, इनके इंस्ट्रूमेंट्स 25%, 50% कितना रिटर्न देते होंगे भगवान ही जाने। तो कैपिटलिज्म तो आप जानते ही हैं। तो गांधी फैमिली का जो कंट्रोल है वो उस पर आज भी स्थिर है। मैं अब अगर मुद्दे की बात करूं कि राहुल गांधी की जो बबल थी अब वो फट चुकी थी, तो इतने सारे चुनावों में लगातार हार हुई उनकी, एक स्टैट्स आया था कि 90 चुनाव हारे या 95 चुनाव हार गए। तो अब लोगों को लगा कि यार अगर इनको लेके ही चले तो 29 में हार जाएंगे, क्योंकि बीजेपी जो 240 सीट लाने के बाद लोगों को अपाहिज दिख रही थी, कमजोर दिख रही थी। उन्होंने अपना ग्राउंड जो था वो रिगेन कर दिया, लॉस्ट ग्राउंड उन्होंने रिगेन करके दिखा दिया। हरियाणा जीता, महाराष्ट्र में जो मेजोरिटी से जीते हैं, मतलब बहुत ही सराहनीय था वो। इवन वो लोग भी नहीं समझ पाए कि कैसे जीत गया, मतलब ये ऐसा रिजल्ट कैसे आया। तो अब अगर आप देखें कि जो स्वर है वो तेज हो गया है इंडिया अलायंस के भीतर ही, खास करके ममता बनर्जी जो है, इन्होंने जब इंडिया अलायंस बना था और जब लोकसभा में जाने वाले थे उस समय भी राहुल गांधी और कांग्रेस को उनकी जगह दिखा दी थी और अकेले ही पूरे के पूरी सीट्स पे चुनाव लड़ा था। तो ममता बनर्जी को तो हम सब लोग जानते हैं उनका रुख कैसा रहता है। तो अब वो पिच कर रहे हैं कि मैं इसकी जो लीडर है मैं बन सकती हूँ। सिमिलरली अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में भी जो आपके शरद पवार जो हैं, या उद्धव ठाकरे की तो खैर राजनीति अब कहाँ है वो तो अलग ही टॉपिक है, मगर शरद पवार ने भी एक दो बार डांटा था राहुल गांधी को, उनके जो बयान सावरकर जी को लेकर या इस तरीके के, कि उनको भी पता था कि उतने मैच्योर नहीं है और अब जो इंडिया अलायंस है उनको रिवाइज करने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी, क्योंकि भाजपा बहुत मजबूत होती जा रही है धीरे धीरे। और हम लोग जो आज की न्यूज है वो ये भी सुन रहे हैं कि एनसीपी के जो पुरानी एनसीपी शरद पवार जी की जो एनसीपी है उनके भी एमपीज जो हैं, इवन एमएलए हैं, वो चाहते हैं भाजपा में आना और डिफेक्शन करके। और इवन जो आपका उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना बची कुची है उसके भी, इवन समाजवादी पार्टी जो यूपी में उसका भी सुन रहे हैं। तो इंडिया अलायंस की अब डेस्परेट नीड है कि वो लोग रिशफल करें अपना स्ट्रेटेजी और एक दोबारा नैरेटिव क्रिएट करें, जैसा कि उन्होंने पहले नैरेटिव क्रिएट किया था लोकसभा चुनाव के टाइम पे। तो पहला मतलब मेन रीजन यही है कि अगर राहुल गांधी को अभी नहीं हटाया गया इस फेज से तो डूबती हुई नाव हो जाएगी इंडिया अलायंस, के तीसरा नाम खोजना पड़ेगा जो यूपीए के बाद इंडिया अलायंस है। जी आपने कहा कि जैसे 4 जून के बाद थोड़ा सा इनका एक पफ्ड अप हो गए थे पूरी तरीके से और एक हवा बन गई थी कि राहुल गांधी हैज डिलीवर्ड। तो और आपने उसका भी जिक्र किया कर्नाटक इलेक्शंस का, तेलंगाना इलेक्शंस का। एक सफलता तो राहुल गांधी ने अर्जित करी थी, वो था कि लोकल पार्टीज से मुस्लिम वोट बैंक वापस कांग्रेस में खींच लाना। बीआरएस देखिए, अगर भाजपा है, मुस्लिम वोट बैंक अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, 15-20% का हमेशा इनका रहता है।
और जिसके पीछे खड़े जाते हैं उसको सिर्फ एक थोड़ा-सा कुछ और एक एडिशनल कुछ एक जाति का ही वोट चाहिए होता है और यही आज तक हमारे यहाँ सिनेरियो रहा। तो राहुल गांधी एटलीस्ट डिड दिस कि कर्नाटक में या तेलंगाना में फॉर व्हाटएवर रीजन, जैसे हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने कहा भी था कि मियाँ जोड़ो यात्रा है। तो वो जब वो सड़क पे दिखा तो जो लोग को सड़क पे आने की बड़ी इच्छा रहती है वो उसके पीछे आ गए। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल जो है हमें दिखता है असम में, जहाँ बदरुद्दीन अजमल जो है, जो एआईयूडीएफ का सर्वे सर्वा है, वहाँ आसाम में 30% मुस्लिमों का एक छत्र नेता है वो। और बड़ी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी ना बड़ी मतलब लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो सारे के सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां पे बदरुद्दीन अजमल जो है वो पुराना सांसद रहा है कई बार का। यहाँ तक सो मच सो दैट कि एक बार सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था कि भाई वी विल हेल्प यू अगर यू कैन गेट अस वोट्स भाजपा को आसाम में। तो वो बंदा खुद 10.5 लाख वोट से हारा। जीता कौन? कांग्रेस का मुसलमान। तो मुस्लिम्स नो हाउ टू, और कब कैसे रातों रात शिफ्ट होने का उनको ये कला आती है। ठीक है। तो राहुल गांधी ने कम से कम उन लोग को अपने पाले में करने का प्रयास किया और रीजनल पार्टी से खींचा। शायद जो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि नेशनल लेवल पे तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, बहुत कोशिशें की और नेशनल लेवल पे इलेक्शंस लड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा फंड्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो देश से तो मिल नहीं रहा, विदेश से ही आ रहा था। विदेश भी ट्रम्प आने के बाद डीप स्टेट वगैरह का सबका चल रहा है कि भाई भारत के इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने के लिए आपको पैसे नहीं आएंगे। चाइना ऑल्सो डिड अ लॉट थ्रू, एक एग्जांपल है कि विधु विनोद चोपड़ा की जो प्रोड्यूस फिल्में थी आमिर खान की, पीके, थ्री इडियट्स और इस तरीके से दंगल वगैरह, तो आमिर की अपनी प्रोडक्शन थी। ये सब चाइना से पैसे कमा के आ रही थी यहाँ पे, सीक्रेट सुपरस्टार। और वो 2019 के इलेक्शन में हुआ था। तो चाइना भी अब उस हालत में है नहीं। कुछ उनके यहाँ भी अभी फिर से कुछ वायरस आउटब्रेक हुआ है, उस पर अलग से चर्चा की जाएगी। और फिर तो चाइना से फंडिंग थोड़ी सी कम हो गई और फिर एनजीओ और एफसीआरए वगैरह के थ्रू काफी फंडिंग कम हुई। बाहर से अब ट्रम्प आ जाएंगे तो वो एक दूसरा ही रहेगा। तो राहुल गांधी विल नॉट गेट अ लॉट ऑफ फंड्स फ्रॉम आउटसाइड, जॉर्ज सोरोस वगैरह जो भी जैसे भी है। तो रीजनल पार्टीज को लग रहा है कि भाई हम अपनी रीजन को ही मेंटेन कर ले जाएं। ममता बनर्जी ऑफ कोर्स गोवा निकली, त्रिपुरा निकली, कुछ नहीं हो पाया उनसे वहां पे। फिर आपका केजरीवाल भी पंजाब छोड़ के और कहीं कोई सफलता उसको मिली नहीं है। जहां गुजरात में थोड़ा बहुत जीता था वो सब वापस टूट के चले गए। तो पॉइंट इज कि एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि भैया नेशनल लेवल पे तो फाइट हम कर नहीं सकते बीजेपी से, तो जो अपना इलाका छोटा छोटा है वही बचा लो। और वहां पे उनके दुश्मन भाजपा नहीं है, वहां पे उनके दुश्मन है कांग्रेस। तो आपको क्या लगता है कि रीजनल पार्टीज इसलिए भी किनारा कर रही हैं कांग्रेस से क्योंकि असली दुश्मन जो है वो कांग्रेस है और अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए पूरी कवायद कर रही हैं? इज दैट सो? ऐसा लगता है? जी, मैं इस पे आपने जो बदरुद्दीन अजमल का जो एग्जांपल दिया, आपके इसी सवाल पे मैं ऐड ऑन करके एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल में जो कांग्रेस के चीफ थे, आपको याद होगा कि जब उनकी सीट पे वो पुराने सांसद वो भी थे, जब यूसुफ पठान को गुजरात से लाकर उतारा गया तो पठान भाई के पीछे सब लग लिए और टेक्निकल वोटिंग जो उनकी जो है आपको सराहना करनी ही पड़ेगी कि भाई उनको अधीर स्ट्रेटेजी रंजन चौधरी। जी, नाम मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा था। तो टैक्टिकल वोटिंग वो लोग एक जंग की तरह देखते हैं चुनाव, केवल चुनाव की तरह नहीं। और मुस्लिम वोट बैंक की जो बात थी शुरू में, मैं ये पॉइंट बोलना चाह रहा था कि इंडिया अलायंस का जो वोट बैंक है, जो उनकी टारगेट ऑडियंस है, तो मुस्लिम वोट बैंक उसका सबसे ज्यादा बड़ा एक कंपोनेंट है। उसके अलावा उसमें एड ऑन होते हैं जो आपके जो प्योर आप मान लीजिए कि एंटी बीजेपी है, कि जिनको बीजेपी की आइडियोलॉजी से दिक्कत है, हिंदुत्व से दिक्कत है, सनातन से दिक्कत है, और जो वो रीजनलिज्म वाली पॉलिटिक्स होते हैं उसमें उसका शिकार बन जाते हैं। एक तरीके से हैं तो अपने ही भाई मोस्टली, बट उसका शिकार हो जाते हैं कि लैंग्वेज बैरियर, जैसे द्रविड़, और आप इधर देखें कि हिंदी भाषा से प्रॉब्लम है, तो वो भी एस्पेक्ट होता है। तो इनका वोट बैंक जो है मोटा मोटा, जैसे एक अगर मैं एग्जांपल समझाऊं तो भाजपा का अगर वोट परसेंटेज जो 2019 में था, जब इंडिया अलायंस इसके बाद बना लोकसभा के लिए, तो वो इन्होंने एक पॉइंट नोटिस किया कि भाई 38% वोट शेयर इनका है, 62% को अगर कंसोलिडेट कर ले हम जो रिमेनिंग है, तो हम लोग शायद भाजपा को हरा। बट जैसा कि पॉलिटिक्स के बारे में सभी लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स मैथ से फिजिक्स नहीं है, वो केमिस्ट्री है। ऑडियंस को, जनता को जो समझा पाया, केमिस्ट्री बना पाया, वो निकाल के ले जाता है सीट। तो अब इंडिया अलायंस को कुछ सफलता मिल गई, जैसे अगर कांग्रेस की बात करें तो वो लोग 52 सीटों से 99 पे आ गए, तुक्का था मगर फिर भी लग गया। तो अब मुस्लिम वोट बैंक की जो हमने अगर चर्चा वापस करें, अब एक बार लोकसभा का टारगेट कंप्लीट हो गया तो अब जितने भी लोग हैं सबको पता है कि भाई मुस्लिम वोट बैंक
इतना टेक्निकल है कि नेशनल लेवल पे दोबारा कांग्रेस का जुड़ जाएगा। अच्छा, सीताराम गोयल जी जो थे, एक प्रोमिनेंट हमारे स्कॉलर और हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी ये बात कही थी कि विद टाइम कमिंग कांग्रेस विल बिकम द मुस्लिम लीग एंड बीजेपी विल बिकम द न्यू कांग्रेस। तो वो अब हो ही रहा है। जितने लोग ग्राउंड पे वो जानते हैं कि भाजपा के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, और क्या क्या चल रहा है अभी, वो अजमेर चादर भेज रहे हैं, क्या क्या जो चीजें हैं उस पर किसी और टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे किसी और दिन। तो मुस्लिम वोट बैंक की जो जंग है, ये मेन जंग है अगर ओवरऑल मैं बताऊं। जो समाजवादी पार्टी के जो अभी इस समय के हेड है हमारे, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए अखिलेश यादव जी, तो उनको भी पता है, उनके पिता ने खुद कह के गए थे उनसे कि भाई इनको कभी भी अपने घर का रास्ता मत दिखाना कांग्रेस को, वरना आपका खेल खत्म है। तो इनको भी समझ में आया, शुरू में ये उदार दिल बने, इन्होंने काफी कुछ किया राहुल गांधी के लिए। संसद में तो ये ऐसा भड़के थे अखिलेश यादव, जब उनकी जाति पूछ ली गई थी कि जाति कैसे, जैसे पता नहीं इनके गोतिया भाई हो या जो भी हो। अब इनको समझ में आ गया है, और इनको ही नहीं, जितनी भी रीजनल पार्टी, उनको समझ में आ गया कि भाई हमारा जो वोट चंक है एंटी बीजेपी सबसे ज्यादा तीव्र रूप से तो मुस्लिम ही है। तो इनमें अगर कांग्रेस ने सेंध लगा दी तो हम लोग का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, और दोबारा बाइपोलर इलेक्शन हो जाएंगे, अपना बीजेपी वर्सेस आपका कांग्रेस। अभी फिलहाल फिर से भाई मल्टीपोलर हो गया, बीजेपी भी कहीं ना कहीं हैंडीकैप वाली अपनी गलती से। तो इसको बचाने के लिए, इसी कैरेक्टर को प्रिजर्व करने के लिए, जो दोबारा हमारी जो देश की राजनीति है वो कोलिजन वाली एरा में चली गई है, उसी में फायदा है इंडिया अलायंस के जो लगभग 40 पार्टनर्स, जिसमें मोटे मोटे जो मेन पार्टनर्स हैं आपका तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, कश्मीर में एनसीपी वगैरह, मतलब नाम लेके जैसे समाजवादी, इस टाइप से पार्टी। तो ऐसे कई जो मेन बॉडीज हैं, इनको पता है कि इनकी राजनीति कोलिजन गवर्नमेंट में ही अच्छी चलेगी। बाइपोलर हुआ तो हम गए, और बाइपोलर होने में अभी दोनों पार्टी ने ही, कांग्रेस जो है उसके चांसेस ज्यादा अच्छे हैं अपना कमबैक करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स जो है उन्होंने 2024 को दिखा भी दिया है कि भाई हम इतना टेक्टफुल वोटिंग करते हैं जितना उम्मीद भी नहीं की जा सकती अगर देखा जाए। तो उनको पता है कि अगर कहीं पे कैंडिडेट हिंदू भी है, लेकिन अगर कांग्रेस वहां पे उसको जिताने से अगर भाजपा हारेगी तो वो उसको भी वोट दे देंगे, वो इस लेवल के टेक्टफुल वोटर्स हैं। तो आपने जो ये पॉइंट रेज किया मुस्लिम वोट बैंक का, तो इस पे ये मेरा एलाबोरेशन था। बाकी आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला कि उस समय जो विधु विनोद चोपड़ा की मूवीज थी चाइना वाली, जिसमें चाइना में 1000 करोड़ पता नहीं कितना कमा रहे थे, तो वहां से एक कैरेक्टर, एक नमूना निकला था सोनम वांगचुक करके, जिसको फुनसुक वांगलू कैरेक्टर मूवी में पोर्ट्रे किया गया था, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग एक्चुअली उस कैरेक्टर की जो ऑरा क्रिएट की गई थी उसको बाय कर चुके थे कि ये बहुत जीनियस आदमी है, बहुत ही बड़ा राष्ट्रभक्त है। और वो आदमी करता क्या था, किस तरीके से चाइना का जो प्रोपेगेंडा था लद्दाख में चलाता था, या उसके पिता जो थे वो कैसे गांधी फैमिली के लॉयलिस्ट हैं। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि जो तार है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया अलायंस के, चाहे कांग्रेस के, मगर ये अब ये आपस में लड़ रहे हैं, इनको पता है इनके अस्तित्व का सवाल है। और पहले भी ये कोई आपस में दोस्त नहीं थे। अगर आप देखें, केजरीवाल ने सबसे पहले अनाउंस किया कि दिल्ली में मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, तबकि लोकसभा में इन्होंने सीटें डिस्ट्रीब्यूट की थी। और अभी केजरीवाल की जो हालत खराब है दिल्ली चुनाव को लेकर, वो इसीलिए भी है क्योंकि उनको पता है कांग्रेस की फुल ताकत से चुनाव लड़ रही है, और मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा, जो इन्होंने रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा बसा के ढूंढ ढूंढ के लाके बसाया है, और जहां से डेमोग्राफी चेंज करके इलेक्शन जीतने का जो स्ट्रेटेजी थी, अब वो वोट कहां स्विंग होगा किसी को नहीं पता। हाँ, भाजपा वालों को ये बात पता है कि भाजपा में तो नहीं आना है, इतना हमें पता है। तो कुल मिला के संदीप जी बात यही थी कि जो इंडिया अलायंस उसमें खलबली इसीलिए मची है क्योंकि भाजपा अपना जो ग्राउंड है वो काफी रिगेन कर चुका है लोकसभा चुनाव के बाद, और इंडिया अलायंस की हालत जो है वो स्टेबल दिख नहीं रही है। दोबारा कोई नैरेटिव जब थ्रो किया जाएगा, हमारी जनता, हमारी जो ऑडियंस है वो काफी इमोशनल लोग हैं हमारे यहाँ वोटर्स, तब शायद उसको लेके दोबारा चर्चा उठे। जैसे एक उदाहरण मैं और देना चाहूंगा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेके एक चर्चा होती है कि भाई अगर इतने भ्रष्ट हैं, इतने करप्ट हैं, इतने एंटी नेशनल हैं, तो उठा के जेल में क्यों नहीं डालते। तो इस पे हम लोग को रिसेंट उदाहरण एक मिल गया कि जेएमएम जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो आपके हेमंत सोरेन थे, ईडी ने केस चलाया, कोर्ट ने सजा सुनाई, जेल एकदम प्रोसीजर लीगल प्रोसेस से हुई। उसके बावजूद जो हमारे इमोशनल जो ट्राइबल भाई थे हमारे, उन लोगों ने ये सोचा कि भाई इनके साथ अन्याय हुआ और जाके उनको वोट डाल दिया। तो राजनीति के जो हमारे देश के तार हैं वो बहुत ही पेचीदा हैं, और इस वक्त तो देखने में ये मजा आ रहा है कि दुश्मन के खेमे में जो आग लगी हुई है, जो आपस में वो लोग द्वंद्व कर रहे हैं, तो ये देखने में काफी मजा आ रहा है। जी जी संदीप। सही नहीं, आपने सही बताया कि ये जो रीजनल पार्टीज हैं इनके खेमे में आग लगी हुई है। क्या है, अगर ये पावर में है तो एक तो इनको पावर रिटेन करनी है, ठीक है, और इनको सेंटर से थोड़ा बहुत बना के भी चलना है, अदरवाइज फंड्स वगैरह के बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो पावर में रहेंगे तो सेंटर से बना के चलना है, पावर में नहीं है तो उनकी पावर, उनको डेंट कौन लगाएगा, कांग्रेस ही लगाएगी, क्योंकि उन सबने कांग्रेस को ही डेंट लगा के आज जहां पर है वो वहां पर है। तो सपा भी वैसे ही बनी, जब मुसलमान वोट बैंक और दलित वोट बैंक छिटका मायावती के पास गया, तो मुसलमान और ओबीसी चला गया इनके पास।
मुलायम अखिलेश के पास, ऐसे ही बहुत सारे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आजकल जो जिन स्टेट्स में कांग्रेस है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा ऑफ कोर्स, तो वहां पे ना वो लोकल लीडर के अंदर है। इट्स लाइक अ रीजनल पार्टी। नाम कांग्रेस है पर है वो रीजनल पार्टी, क्योंकि वो है हुडा की, वो है गहलोत की। सेंटर से उसका कोई मतलब नहीं है। सचिन पायलट को बिल्कुल एंट्री नहीं है गुजरात में। तो पता नहीं कौन है क्या है, तो समझ ही भी नहीं आता गुजरात में कांग्रेस कहाँ है, किसके नाम से है। और शायद गुजरात की कांग्रेस भी बीजेपी ही चलाती है। मुझे बड़ा बढ़िया मॉडस ऑपरेंडी लगा मोदी जी का, कि गुजरात की कांग्रेस आपको हवा नहीं लगेगा, लड़ने आएगी, सब होगा, सब ठीक है, पर वो मोदी जी के यहाँ से चलता है। मध्य प्रदेश में वो थी कमलनाथ की, कमलनाथ ने पूरे लात मार दिया अखिलेश यादव को। तो नेशनल लेवल पे दे डोंट प्ले आउट। दे नेशनल लेवल का इलेक्शन होता है तो वो आ जाते हैं कि चलो ठीक है, सबको साथ लड़ना है। पर अंततः वो हरीश रावत की ही कांग्रेस है उत्तराखंड में, और कोई नहीं है। और यूपी में तो एक प्रमोद तिवारी जी बड़े फेमस हैं कि उन्होंने ही कांग्रेस लीडरशिप को जो है सपा के कहने पे काटा, और बिल्कुल कोशिश, बस अकेले एकमात्र लीडर बन के बैठे रहे कि अपनी अकेले एक सीट जीतते थे, और कोई नहीं जीता था कांग्रेस का। और ये उनकी सौगात, ये उनका और मुलायम सिंह यादव का आपस में जो भी सेटिंग रहा था। तो दे प्ले, उनको क्या है, कांग्रेस वालों को देश बेचने की आदत है, तो पार्टी भी बेची थी, तो क्या ही, आदतें तो वही हैं। तो आई थिंक कि धीरे धीरे यही होगा कि कांग्रेस जो है रीजनल ही होके रह जाएगी अपने अपने जगह पर। रेवंत रेड्डी उसको कंट्रोल करेंगे, कहीं और जिसके जो बस में आएगा कंट्रोल कर लेगा, देखते हैं। पर हाँ, मुस्लिम वोट बैंक जरूर जो है चाहता है कि कांग्रेस को यूनाइट करे, कांग्रेस को मजबूत बनाए, क्योंकि नेशनल अम्ब्रेला के अंतर्गत मुस्लिम वोट बैंक वांट्स टू फंक्शन। क्योंकि क्या है, पहले जब क्षेत्रीय पार्टियां थी तब मुस्लिम वोट बैंक सब क्षेत्रीय पार्टियों के पास बिखर गया। पर अब एक सेंट्रल पार्टी है बीजेपी, जो कि इनकी दुश्मन है। मतलब मुसलमान तो भैया दुश्मन मानता ही है मुस्लिम वोट बैंक उसको अपना। हम भले न माने, ये जरूर मानते हैं दुश्मन। तो ये जब एक सेंटर से नेशन वाइड एक पार्टी दिखती है, एक लीडरशिप दिखती है, तो ये भी वही प्रयास करेंगे कि नेशन वाइड एक चुनौती देने वाला एक आदमी, एक लीडरशिप आए। शायद इसलिए राहुल के पीछे आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि तय कौन करेगा। मुसलमान वोट बैंक किसके पीछे जाना प्रेफर करेगा, रीजनल पार्टीज के या कांग्रेस के पीछे। देखने वाली बात होगी। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी डिटेल में जो है इंडिया अलायंस का चरित्र और राहुल गांधी के साथ पूरा जो उनका रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप्स, पूरा एक सीरियल सीरीज हमें दिखाया। बस बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था और वैसे कट्स, जंप कट्स नहीं थे, तो बट इट वाज एंटरटेनिंग। एंड आदित्य, वी विल, हमें लगता है कि आप बार बार आए और कई और विषयों पर अपना ज्ञान और अपना विचार और अपनी इंसाइट्स हमसे साझा करें। और दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट कि कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें। राहुल गांधी पर हर दो चार दिन में ना एक बार बात हो जानी चाहिए। तो अभी मेरा एक प्रयास है कि एक वीडियो लेके आऊंगा कि राहुल गांधी भारत के सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हैं। अब इसको कैसे डिकोड किया जाएगा वो देखा जाएगा। तो आदित्य, उस पर भी बात की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध, और दूसरा चैनल मैडमैन रिएक्ट्स जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते संजीव जी, थैंक यू फॉर थैंक यू इनवाइटिंग। आदित्य।